का अभिशाप। वाराणसी में 9 दिसंबर को बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जो कि बालक या बालिकाओं के न सिर्फ वर्तमान बल्कि पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यह किसी बालिका के जीवन को विकास, सुरक्षा और सहभागिता के अधिकारों को पूरी तरीके से वंचित कर देता है। उपरोक्त विचार बाल विवाह प्रभावितों की आपबीती कार्यक्रम के विभिन्न पैनलिस्ट ने अपने व्यक्तित्व से कही। विभिन्न आयु वर्ग की 11 बालिकाओं व महिलाओं ने अपनी अपनी आपबीती में कम उम्र में हुए विवाह से उनके जीवन में हुई दुश्वारियों पर अपना दर्द बयां किया। अमरपुर बटलोइया की फिरोजा, दनियालपुर की चांदनी, राजा तालाब की प्रीति, मुनारी की पूनम आदि ने कम उम्र में विवाह 18 वर्ष से पहले पति और ससुराल की प्रताड़ना और उनसे उत्पन्न दुश्वारियों की चर्चा की और कम उम्र में बच्चे होने से भी क्या उनके ऊपर दुश्वारियां हुई इसकी भी चर्चा की। कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर रोली सिंह ने प्रत्येक केसेज के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रत्येक मामलों में अब तक की कार्रवाई और उनकी प्रत्याशाओं से पैनलिस्ट को अवगत कराया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर निमिषा गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है जिसे सिर्फ कानून के माध्यम से ही नहीं बल्कि समाज विशेषकर महिलाओं को शिक्षित और समृद्ध बनाकर जागरूकता और संवेदनशील के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है और आज का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यक्रम में पुराना पुल, दनियालपुर, पैगंबरपुर, रूपनपुर, अमरपुर, मड़िया आदि क्षेत्रों की बाल विवाह पीड़ित महिलाओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की डॉक्टर प्रीति वर्मा, किशोर न्याय बोर्ड के त्रयंबक नाथ शुक्ला, महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव, जिला समन्वयक प्रियंका राय, रेखा श्रीवास्तव, वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर रश्मि दुबे, काउंसलर खुशबू सहित संस्था की दीक्षा, दीपिका, श्वेता, प्रीति, धीरज, अनिल, प्रमोद, सुधा, चंद्रबली, सरिता, प्रीति, शकुंतला, काजल, श्रेया आदि उपस्थित थे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद संस्था के महासचिव श्री राजीव कुमार सिंह ने किया। की जो भी पीड़िताएं हैं या जो प्रभावित महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके जीवन में किस तरीके की दुश्वारियां आई हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया है, किस प्रकार की मुसीबतें वो झेल रही हैं, उसमें हम क्या कुछ महिला कल्याण विभाग, पुलिस विभाग या अन्य जो बच्चों के लिए उत्तरदायी आयोग है, विभाग है, वो कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, पुलिस है कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हीं के बीच में कुछ सफल जो कहानियां हैं जिन्होंने किस तरीके से इस झंझावात से निकल करके अपने आप को मजबूत बनाया और कैसे इस दुश्वारियों से लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन में सफलता का परचम लहराया, ऐसे केसेस भी आज हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे कुल 7 बहनों के मामले आपके सामने रखे जाएंगे और एक सफल कहानी भी आपके सामने रखी जाएगी कि आप देख रहे हैं और ये हिम्मत के साथ कह सकती है कि शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता का दुरुपयोग समुदाय के लोग कैसे करते हैं यौन शोषण के रूप में। और ये जो यौनिक उत्पीड़न करने वाले लोग होते हैं उनकी नजर बहसी होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि वो धर्म कौन सा है, क्लास, कास्ट, ये सब नहीं देखते हैं। तो बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे वो बेहतर हो, वो देखे वो क्या कह सकती है। शेष उसकी बहन भी आई है, फिर हम कुछ अगर आपको जरूरत होगी तो स्पष्ट करेंगे। अच्छा, खाना कौन सा है? कुछ और कहना चाहोगे बेटा? हाँ। बताओ। मरता दिखाए भज मारेगी। पुलिस के पास गए थे आप? नहीं। कंप्लेन लिखवाई? नहीं। पुलिस के लगे कब बैल ले लो? नहीं। तो जब जईबू ना तक कैसे तो सुनवाई हुई? तो आप इनकी माता जी हैं, तो आप थाने पे लेके नहीं गई इनको? थाने पे लेके, ठीक है, वहाँ पे जो भी SHO है, ठीक है, उनसे जाके बात कीजिए और मैं इसमें लिख भी दूंगी, ठीक है, वो कार्यवाही करेंगे। आप कंप्लेन लिखवाइए, वहाँ पे मारने का हक नहीं है, ठीक है, और फिर आपको लड़ना पड़ेगा ना, आप अपने लिए लड़ेंगे तभी तो कुछ होगा, ठीक है। ऊपर से आपकी उम्र कम थी, उस पर पॉक्सो लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बच्चा भी हो गया है, तो वो तो लंबा खींचेगा फिर। तो इसमें 2 चीजें हैं, तो या तो फिर वो आपको शराबत से रख लेगा, नहीं तो वो खींचेगा अंदर,
20 साल की सजा होगी उसको। अच्छा ठीक है? तो जाके कार्य विभाग की प्रोफेसर निमिषा गुप्ता जी भी आई हुई हैं। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने विषय के बहुत विशेषज्ञ हैं और उनको विशेष रूप से इसलिए यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है कि वो आपकी बातों को अच्छे से समझें और जो भी उनके यहाँ पर संदेश होंगे, जो भी उनकी सिफारिशें होंगी, वो ऐसा नहीं कि आज इस बंद कमरे में ही सिमट करके रह जाएंगे। उनको हम सब लोग राज्य सरकार तक भेजेंगे और राज्य सरकार उन पर एक गहन मंथन करके उस पर विचार करेंगे और जैसे भी आपकी मदद हो सकनी होगी उसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग उन समस्याओं को तत्काल उनका निराकरण करें। तो मैं आपको परिचय करवा रहा था। सबसे पहले मैंने आदरणीय निर्मला सिंह पटेल जी का परिचय करवाया, जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य हैं। आप पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सेवारत हैं। इसके पूर्व आपने अध्यापिका के रूप में अपने क्षेत्र की सभासद के रूप में 2 टर्म तक आपने सेवा प्रदान की और आपकी सक्रियता को के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको पिछले वर्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य नामित किया। तो सुन करके उसमें कोई जो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अभी स्टार्ट हुआ है। उपस्थित हो चुके हैं। मैं बारी बारी से उनका पहले परिचय आप सभी को देना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो बच्चों की देखरेख के लिए सबसे बड़ी संस्था, जो आयोग माननीय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गठित है, उसकी माननीय सदस्य हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको पहले बताया भाई ये चाय वाय का कार्यक्रम इससे एक तो मतलब उनको लगता है कि गरीबी से छुटकारा मिलेगा, बाद में दहेज देना पड़ेगा, उससे छुटकारा मिलेगा और फिर मतलब 100 तरीके के अलग प्रेशर्स हैं, या आप सोचते हैं कि समाज में बदनामी होगी, लेकिन इससे आपका कोई फायदा नहीं होता है। आपकी बच्ची कमजोर है, ठीक है, उसके बाद उसका बच्चा भी कमजोर होगा, ठीक है। हो सकता है कि मतलब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बच्चे और माँ के जीवन को बहुत रिस्क रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी? उसके पास जीविका का कोई सोर्स नहीं है, कहाँ से रोजगार करेगी? बच्चा भी गरीबी में पढ़ेगा नहीं। अब मतलब आगे की पूरी जनरेशन को आपने वहीं पे उसका पेड़ जो है जड़ से काट दिया आपने। कोई भविष्य सुनहरा है ही नहीं वहां पे। तो आपको ये वहीं पे सोचना है कि ऐसे किसी भी दुष्कर्म के परिणाम को ढोने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट लिखवाइए और यहाँ पे मेडिकल सहायता लीजिए। सर, आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, बाल विवाह एक बहुत बड़ा सामाजिक इसको अपराध कहा जा सकता है कि बच्चों का बचपना छीन लिया जा रहा है और बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और हमारे राष्ट्र की धरोहर है। और राष्ट्र को अगर मजबूत करना है, और जारी मिलना राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को हमें सशक्त बनाना है और उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि उनका सर्वांगीण विकास, जिसका हम लोग बड़ा पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो जगत में चल रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उस विचारधारा के हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का सतत आगे बढ़ते रहें, मजबूत हों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तभी हम आप भारत के एक धर्मगुरु के लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी कार्यक्रम को मैं आयोजक जो हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं सबको बहुत अच्छा उनको बधाई देता हूँ। आपके तरफ से जन जागरूकता अभियान तो हमेशा चलाए जाते हैं, लेकिन वाराणसी शहर में अक्सर ये देखा जा रहा है कि कई पार्क खुले हैं जहाँ की वो जो आपके जागरूकता अभियान के तहत वो काम गलत हो रहा है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? लड़कियाँ खुले बैठे रहते हैं, जिसमें अभी पेपर में भी कल के डेट में आपके करंका स्थित जो पार्क है उसका छपा है कल के जनवार्ता पेपर में, तो उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, समाज में क्या हो रहा है, अगर वो विधिक रूप से गलत है
तब तो भाई गलत है। अगर हमारी विधि उसकी अनुमति देती है उसको आप गलत आप कैसे कह सकते हैं? क्या बैठना वहाँ मना किया गया? बैठना मना नहीं है, तो अगर नहीं मना है लेकिन तो बच्चे हैं उसको अगर बैठ पर्दे रहे के हैं, हिसाब से काम होगा ना सर। आप इसको चेक करवा लीजिए तो खुद ही आपको अब इसके लिए प्रशासन की आप हैं, अब आप बताएंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, कानून किसी भी वयस्क को या अवयस्क पार्क में खुले में बैठना मनाही नहीं है, वो लोग बैठ सकते हैं। आपके अनुसार ये बैठते हैं तो बैठना कोई अपराध तो है नहीं। बैठने के अलावा आप एक बार चेक कराइए। अब आप आगे आपको बताएंगे तब ना हम लोग करेंगे। वहाँ वो सही तरीके से हमारी बहनों से अनुरोध है, चलिए ठीक है। थोड़ा देर 2-3 मिनट लगेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है जो आप यहाँ पर आई हैं, और बच्चों और महिलाओं के बारे में जो अत्याचार हो रहा है उनके क्या उस रोकथाम के लिए आगे उपाय लाएंगे? जो महिला या बच्चों के प्रति जो भी अन्याय या समाज में अपराध हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है महिला या बच्चों के खिलाफ अगर जब अपराध होता है तो उनके पेरेंट्स, माँ बाप या जो भी लीगल गार्जियन है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। पुलिस और पूरा जो सरकारी सिस्टम है ये उनके मदद के लिए है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन जब तक अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमें नहीं पता कि किसी के घर में क्या स्थिति है। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, तो ये विक्टिम्स होते हैं जिन्हें अपने राइट्स नहीं पता हैं। तो इसके लिए जैसे ये शंभुनाथ फाउंडेशन है, ऐसे NGOs काम कर रहे हैं जो लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो लोगों को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है और उन्हें ये समझना है कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए है। तो कृपया आप अपने अन्याय या अत्याचार को सहे ना, आगे आके उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी। कितने को सुनवाई की गई? सुनवाई कितनी की गई? अभी आज के बारे में पूछ रहे हैं? अभी तो केस स्टडीज चल रही है, अभी पहला ही केस सुना है। लोग पुलिस में जाने से डरते हैं इज्जत के कारण भी। बहुत से लोग माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं इस बार को दबा दीजिए, आगे नहीं जाना है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही बात मैं अभी कह रही थी कि आपको जो है कभी भी दुष्कर्म का जो परिणाम है उसको ढोने की जरूरत नहीं है, और वो पुरुष या वो व्यक्ति जिसने दुष्कर्म किया है वो आपका दामाद बनने लायक ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं, ये सोच के कि हमारे समाज हमें क्या बोलेगा, हमारे परिवार की बदनामी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे की जिसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि इज्जत बचाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं। अभी हमारे सामने जीता जागता नमूना है कि उनका बच्चा और उनकी बेटी दोनों ही बेघर हो गई हैं। तो जो हेल्प आप करना चाह रहे थे वो तो हुई नहीं, बल्कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हुई है। अगर शुरू में ही एक्शन लिया जाता और कंप्लेंट की जाती तो हो सकता है उन्हें सजा भी हो जाती और शायद ये बच्चा मतलब इस जो बच्चा मैम पेट में था उसका वो क्या करते? तो इसमें सरकार ने पूरा सिस्टम दिया हुआ है। देखिए, मैं वही बोल रही थी कि मैं भी माँ हूँ, मेरी भी छोटी बच्ची है, ठीक है। मैं समझती हूँ कि एक माँ की भावनाएं बहुत गहरी होती है अपने बच्चे के प्रति, लेकिन आप उसकी उम्र देखिए, उसकी मानसिक स्थिति देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति देखिए। क्या वो इस बच्चे को एक सुनहरा भविष्य देने के लायक है? क्या उस परिस्थिति में है? तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। तो क्यों अपनी जिंदगी, इस बच्चे की जिंदगी, इस बच्चे का पूरा भविष्य कॉम्प्रोमाइज करना है? मैं यही बता रही थी, आप उस पेड़ को ही जड़ से काट रहे हैं कि इसका फ्यूचर मतलब उज्जवल हो ही नहीं सकता। ना उनके पास ये स्थिति है कि वो उन्हें पढ़ा सके आगे, तो फिर ना उनके पास इतनी स्थिति है कि उनको एक बहुत ही अच्छा सा भविष्य दे सके, मतलब रहने की स्थिति या कुछ भी। तो जब आप वो चीज़ें उनको उपलब्धि नहीं करवा सकती तो ऐसे बच्चे को जन्म देके कोई फायदा नहीं है। मैम, ऐसे घटने पे लोग चौकी थाने पर जाते हैं मदद के लिए, महिला हो चाहे पुरुष, तो वहाँ पर सुनवाई नहीं होता। इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि महिला काफ़ी पीड़ित जाती है वहाँ पर, कोई सुनवाई, हताश हो जाती हैं, आके चुपचाप बैठी रहती हैं। उनको अलग ही भाषा में बात किया जाता है ना। मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसमें अभी फिलहाल सरकार ने बहुत सारे आपको फैसिलिटीज दे दी है। एक जगह पे आपका एक दरवाजा बंद होने से आपके सारी जो सुविधाएं है वो बंद नहीं हो जाती। सबसे पहले आप फोन कीजिए, 112 नंबर है, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, 1090 पे फोन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रही, 1090 तो फोन ही नहीं लगता। मैम 10 नंबर का कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई फोन। अच्छा, ठीक है, मैं इसको पर्सनली चेक करूंगी। इसके अलावा CM हेल्पलाइन भी तो है ना, आप 181 पे फोन बहुत लोगों को कीजिए। ये पता नहीं है अभी ना।
यही तो मैं कह रही हूँ, जागरूकता की कमी है। तो उस चीज को आप और स्प्रेड कीजिए, आप न्यूज चैनल्स पे बार बार फ्लैश कीजिए, अपने अखबार में निकालिए कि ये नंबर है, हमेशा आपको यहाँ डायल करना है जब भी जरूरत पड़े। वहां पे भी मान लीजिए सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, आप थाने में जाते हैं, मैंने माना थाने में भी सुनवाई नहीं हुई। महिला प्रकोष्ठ है, ठीक है, महिला प्रकोष्ठ जो है अलग अलग लेवल्स पे हैं, ठीक है। एक आपको मतलब केंद्रीय यहाँ पे वाराणसी के जो पुलिस आयुक्त के ऑफिस में मिल जाएगा, वहां पे जाइए। वहां पे भी आपको नहीं मिलता है तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सेल है, वहां जाइए। वहां पे भी नहीं हो रहा, आप एनजीओज को कांटेक्ट कीजिए। मतलब इतने सारे फोरम्स है कि आप कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट एसीपीज के मतलब जैसे आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या किसी भी ऐसे फोरम पे जाइए। और अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो पुलिस आयुक्त के ऑफिस में जाइए, डीएम सर के यहाँ जाइए, कोर्ट से 153 के थ्रू आप लेके आ सकते हैं। मतलब इतने सारे प्रोविजंस हैं कि आप ये मत सोचिए कि एक दरवाजा बंद हो गया है तो हमारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो मत कीजिए। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं गलत रहती हैं लेकिन तब भी अपने आप को सही साबित करने के थाने पहुंच जाते हैं, उसमें पुरुष गलत हो जाते हैं। देखिए, ये तो किसी भी लॉ में हमेशा दो पक्ष रहेगा, ठीक है। कुछ लोग यूज नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग मिस यूज करते हैं। तो ये पूरा अवेयरनेस की कमी और ओवर अवेयरनेस में बोलूंगी इसे, तो उसे भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। हमें जब लगता है, जब एक आयोग जांच करता है, जब उसे पता चलता है कि नहीं ये फ्रेम्ड केस है, तो